दोस्तों मंगलवार 17 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसके आगे बड़े से बड़ी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म भी फेल हो जाए। इस दिन दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आज तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। तारीख थी 17 सितंबर, वक्त था दोपहर के 3:30 बजे और तभी लेबनान और सीरिया में एक एक करके 5000 पेजर में धमाके हो गए। इससे पहले कि दुनिया इस पेजर कांड पर मीम्स बनाकर शेयर कर पाती, अगले ही दिन हिजबुल्लाह की तरफ से इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकी, फोन, सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिवाइसेस में भी धमाके होने लगे। अब तक इन धमाकों में 40 से ज्यादा लोग क्या हो चुके हैं राहुल जी? खत्म। जैसे ये खबर और इससे जुड़े फैक्ट्स पता लगने लगे तो लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए। पता लगा कि जिन पेजर और वॉकी टॉकीज में ये धमाके हुए हैं उन्हें हिजबुल्लाह से जुड़े लोग इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने 6 महीने पहले ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था। हिजबुल्लाह को लगता था कि अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे तो इजराइल की खुफिया एजेंसी उसे हैक कर लेगी, इसलिए पेजर यूज करना सेफ होगा। मगर इजराइल को यूं ही अपने दुश्मनों का बाप नहीं ना कहते। मोसाद को भी पता था कि हिजबुल्लाह के ये चंपू पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर है कि मोसाद के एजेंट्स ने 6 महीने पहले ताइवान की उसी फैक्ट्री का दौरा भी किया था जहां ये पेजर बनते हैं। वहां उनकी क्या सेटिंग हुई किसी को नहीं पता, मगर इससे पहले कि ये पेजर हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंचते, मोसाद ने एक चिप के जरिए इन पेजर्स में 2 आउंस का विस्फोटक इसकी बैटरी के ऊपर फिट कर दिया। इसे ऐसे फिट किया गया कि किसी भी तरह की स्कैनिंग मशीन में पकड़ा ना जा सके। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें कोड भेजा जा सकता था। 17 सितंबर को जैसे ही इसमें कोड भेजा गया तो पेजर में लगी लिथियम आयरन बैटरी गर्म हो गई। अब मोसाद चाहता तो डायरेक्ट कोड भेजकर भी इन पेजर्स में ब्लास्ट करवा सकता था, मगर इतने भर से उसका पेट नहीं ना भरना था। उसने सारा मैकेनिज्म इस तरह से बनाया कि जैसे ही पेजर पर कोड भेजा गया तो वो बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा। मोसाद को पता था कि जैसे ही पेजर आवाज करने लगेगा तो लोग इस्तेमाल करने वाला जो भी पेजर इस्तेमाल करता है वो उसको जेब से निकालकर चेक जरूर करेगा और जैसे ही वो पेजर को देखने के लिए अपने चेहरे के पास लाएगा तभी उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। मोसाद ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे इस्तेमाल करने वाले के मुंह और आंख के चीथड़े उड़ जाए। तभी आप देखोगे जो 3000 लोग तकरीबन इस पेजर ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं, या तो उनके प्राइवेट पार्ट्स तहस नहस हो चुके हैं या फिर होंठ और मुंह फट गए। इतना ही नहीं, पहले तो इजराइल ने 20 लोग पेजर ब्लास्ट में मार दिए। फिर अगले दिन जब इन लोगों को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस अंतिम यात्रा के दौरान कई लोगों के पास वॉकी टॉकीज थे, उसमें भी ब्लास्ट हो गए। कई घरों में पड़े पुराने पेजर्स भी फटने लगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि जो फटे हैं वो पेजर नहीं है, वो हिजबुल्लाह के लोगों की मैं आगे नहीं बता सकता, आप कमेंट सेक्शन में मत लिखना प्लीज, मेरे को ऐसा बर्दाश्त नहीं है। आप खुद ही समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब एक होता है जंग में किसी को नुकसान पहुंचाना और दूसरा होता है अपने दुश्मन को जलील करना। इजराइल ने इन पेजर ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को जैसी मार मारी है उसने पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह का मजाक बनाकर रख दिया। मोसाद ने अपने दुश्मनों को जलील कर दिया है। पेजर में ब्लास्ट करके उनके शरीर में ऐसी ऐसी जगह चोट पहुंचाई गई है जिससे अगर वो बच भी गए तो भी सारी उम्र शर्म के मारे मरते रहे। उसने अपने दुश्मनों को ऐसी साइकोलॉजिकल चोट पहुंचाई है जिससे वो शायद अब सारी जिंदगी उभर ना पाए। सोचिए, एक दिन पेजर फट रहा है, अगले दिन वॉकी टॉकी फट रहे हैं, सोलर पैनलों में धमाके हो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में बंदे की हालत क्या होगी। अब ये लोग पेजर रखना तो दूर, अपने घरों में डोरबेल तक नहीं लगवाएंगे। क्या पता अगली बार हिजबुल्लाह का कोई चंपू घर की घंटी बजाए और अपने ही हाथों अपना ही घर उड़ा बैठे। मुझे तो शक है कि पेजर ब्लास्ट में अपनी इज्जत गंवाने के बाद ये लोग जब अस्पताल में इलाज करवाने गए होंगे तब भी इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं मोसाद ने डिटॉल में भी तेजाब तो नहीं मिलवा दिया। उसने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगली बार इन्हें अगर डोसे के साथ नारियल की चटनी भी बनानी होगी ना तो ये मार्केट से लाकर नारियल नहीं फोड़ेंगे। पता चला नारियल फोड़ने के लिए उस पर बेलन मारा और खुद के ही दोनों नारियल फूट गए। मतलब यार सच में अपने दुश्मनों को इतना जलील कौन करता है? पेजर धमाका करके इजराइल ने पूरी दुनिया में बैठे अपने दुश्मनों को ये कहा है कि ये है तुम्हारी औकात और ये है हमारी ताकत। अब जब चाहेंगे हम जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे तुम्हें मार सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हिजबुल्लाह कहने को तो लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी, मगर उसके लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला करते रहते हैं। उनकी तरफ से की गई गोलीबारी की वजह से ही इजराइल को लेबनान बॉर्डर के पास से अपने 60,000 लोगों को हटाकर कहीं और बसाना पड़ा। यह भी सबको पता है कि ईरान और हिजबुल्लाह के कैसे रिलेशन। जिन पेजर ब्लास्ट में 3000 लोग जख्मी हुए हैं उसमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के आतंकी जितने भी प्लान बनाते हैं ईरान की सरकार तक उसमें शामिल होती है। वरना ऐसा तो नहीं है ना कि ईरान के राजदूत को उसके पापा मोबाइल नहीं दिला रहे थे और उस गरीब को मजबूरी में पेजर से काम चलाना पड़ रहा था। बताओ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इजराइल ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा हो। इजराइल ईरान से लेकर सीरिया, लेबनान, इराक तक चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है।
उसे अच्छे से पता है कि जिस दिन इन देशों ने न्यूक्लियर बम बना लिया, ये उस दिन इजराइल पर हमला कर देंगे। इसलिए वो किसी भी हाल में इन देशों को न्यूक्लियर बम ही नहीं बनाने देता। ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीजादे, जो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में लगे थे। इजराइल ने 2020 में एक AI फीचर वाली रिमोट मशीन गन से ईरान के अंदर ही घुसकर उस साइंटिस्ट की हत्या कर दी। उस वक्त इजराइल ने सैटेलाइट के जरिए उस रिमोट मशीन गन को कंट्रोल करके साइंटिस्ट की चलती कार पर गोलियां चलाकर उसकी जान ले ली। उनकी जब मौत हुई तब किसी को समझ में ही नहीं आया कि मर्डर हुआ कैसे और किया किसने, क्योंकि वहां तक कोई था ही नहीं। इसी तरह 2010 में मोसाद ने जिस तरह दुबई के होटल में घुसकर हमास के मोस्ट वांटेड कमांडर महमूद अब मबूह को मारा, उसने उस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इजराइल का आरोप था कि महमूद अब मबूह ने इजराइल के 2 फौजियों को किडनैप करके उनका मर्डर किया था। मोसाद 3 बार उसे मारने की कोशिश कर चुका था, मगर वो हर बार बच जाता था। इस बीच मोसाद को पता चला कि महमूद हथियार खरीदने बार बार दुबई जाता है और वहां से आर्म्स डीलर से मिलता है। 19 जनवरी 2010 को महमूद ने दुबई पहुंचकर अपने लिए एक रूम बुक किया। ऐसा रूम का उसने डिमांड किया जिसमें ना तो कोई खिड़की हो और न ही रूम में कोई बालकनी। अल मबूह टैक्सी लेकर दुबई के अल बुस्ताना होटल के कमरा नंबर 230 में पहुंचता है। 3:30 बजे होटल आता है, फिर 4:30 से 5 के बीच होटल से चला जाता है। उसके बाद वो रात को 8:24 पर दोबारा कमरे में आता है। उस कमरे की एक चाबी महमूद अल मबूह के पास थी और दूसरी होटल स्टाफ के पास, मगर इस बीच मोसाद के लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं। वो उस कमरे में कैसे घुसते हैं किसी को नहीं पता। महमूद के कमरे में घुसते ही मोसाद के एजेंट उसे दबोचकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, फिर उसके मुंह पर तकिया लगाकर उसकी जान ले ली जाती है। उस मर्डर के काफी वक्त तक तो किसी को पता भी नहीं चला था कि उसका मर्डर किया गया है? लोगों को लगा कि शायद वो नींद में ही हो गया। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। इस पूरे ऑपरेशन के रियल सीसीटीवी फुटेजेस आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। और ऐसे एक नहीं, मोसाद से जुड़े 20 किस्से हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि मोसाद अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल ने हिटलर की नाजी आर्मी के अफसरों को पूरी दुनिया में ढूंढ कर ठिकाने लगाया। 1957 में मोसाद को पता लगा कि हिटलर की इसी नाजी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमैन अर्जेंटीना में पहचान बदल कर रह रहा है। आइकमैन हिटलर का वो कर्नल था जिसने यहूदियों को एक साथ मारने के लिए गैस चेंबर बनवाए थे। उस पर 3 लाख से ज्यादा यहूदियों को मारने का इल्जाम भी था। जैसे ही इजराइल को उसकी पहचान कंफर्म हुई तो उसने आइकमैन को जिंदा इजराइल लाने का प्लान बनाया। 20 मई 1960 को अर्जेंटीना अपनी आजादी की 150वीं सालगिरह मनाने वाला था। इजराइल ने डिसाइड किया कि वो इस मौके पर होने वाले प्रोग्राम के लिए अपना एक डेलीगेशन अर्जेंटीना भेजेगा और उसी डेलीगेशन में मोसाद के एजेंट्स भी रहेंगे। इस डेलीगेशन के अर्जेंटीना पहुंचने से पहले मोसाद ने यह पता लगा लिया था कि एडोल्फ आइकमैन अर्जेंटीना में रहता कहां है, क्या करता है और उसका रूटीन क्या है। इसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने 11 मई 1960 को उसके घर के रास्ते से उसे किडनैप कर लिया। कई दिनों तक अर्जेंटीना में उसे छिपा कर रखा और बाद में इन लोगों ने आइकमैन को हल्के नशे का इंजेक्शन दिया और उसे फ्लाइट का क्रू मेंबर बनाकर अपने साथ ले आए। इजराइल लाने पर आइकमैन पर मुकदमा दर्ज किया गया, बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई और 1962 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया। इस पूरी कहानी पर 2018 में एक ऑपरेशन फिनाले नाम की मूवी भी बनाई गई जो काफी सक्सेसफुल रही। इसी तरह इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया ऑपरेशन एंटेबे भी दुनिया के इतिहास का सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन है। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की उड़ान 139 जो कि फ्रांस से इजराइल आ रही थी, उसे कुछ फिलिस्तीनी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। ये लोग फ्लाइट को हाईजैक करके युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। टेररिस्ट लोगों को छोड़ने के बदले दुनिया भर की कई जेलों में बंद फिलिस्तीनी आतंकियों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे, मगर इजरायली सरकार किसी तरह से इनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थी। इजरायली आर्मी और मोसाद की टीम ने मिलकर 10 कमांडोज की एक टीम बनाई। इजरायली कमांडो एक ब्लैक मर्सिडीज और कुछ लैंड रोवर्स लेकर एयरपोर्ट पहुंचे ताकि वहां की सिक्योरिटीज को लगे कि युगांडा के राष्ट्रपति ईद अमीन अपनी फॉरेन ट्रिप से वापस आ गए। इसके बाद अगले 1.5 घंटे तक चले भयंकर ऑपरेशन में इजराइल के कमांडोज ने फिलिस्तीनी आतंकियों और युगांडन आर्मी के फौजियों समेत 45 लोगों को मार दिया। इस ऑपरेशन में वो सभी 102 बंधकों को छुड़ाकर वो वापस ले आए। पूरी दुनिया में हाईजैकिंग सिचुएशन से निपटने के लिए आज भी इस ऑपरेशन की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, ये कुछ एक किस्से बताने के लिए काफी है कि इजरायली आर्मी और मोसाद की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का लेवल क्या है। यह बताने के लिए काफी है कि अगर विल पावर हो तो एक छोटा सा देश अपने से 200 गुना ज्यादा दुश्मनों की भी लंका लगा सकता है। इजराइल ने अभी जो लेबनान में किया है वो उसी की एक और मिसाल है। इजराइल के हाथों हिजबुल्लाह की कुटाई ऐसे हर उस जिहादी के लिए एक सबक है जिसे लगता है कि आबादी बढ़ाने से वो ताकतवर हो जाएगा। अबे इजराइल की आबादी 1.5 करोड़ है।
दुनिया भर के जो मुस्लिम देश इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं उनकी आबादी 2 अरब है, मगर 1.5 करोड़ के इस छोटे से देश ने अपने दम पर इन 50 से ज्यादा देशों की बैंड बजा रखी है। वो जब चाहता है ईरान में घुसकर उसके सीनियर लीडर को मार देता है, उसे परमाणु बम नहीं बनाने देता, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा देता है, और ये लोग हर बार दीवारों पे अपना सर मारकर रह जाते हैं। हर बार इजराइल से थप्पड़ खाने के बाद ये लोग जितनी जोर से चिल्लाते हैं ना भैया, इजराइल अगली बार उससे ज्यादा जोर से इन्हें खींचकर थप्पड़ मारता है, और ये लोग दिल बिला के रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। मैं तो बस ये सोच रहा हूं दोस्तों कि ये सारे फट्टू जो इजराइल के हैकरों के डर से मोबाइल की बजाय पेजर यूज कर रहे थे, वो अब क्या करेंगे? एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करेंगे क्या? बताओ। इजराइल के हाथों अपने प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिकली उड़वाने के बाद इन लोगों की हालत गली के उस गुंडे की तरह हो गई है जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता था और एक दिन कुत्ते के भौंकने से डर कर गली की नाली में गिर गया। इजराइल से इतनी मार खाने के बाद ये कार्टून सोशल मीडिया पर अब ये मैसेज लिख रहे हैं कि अब इजराइल की हार तय है। ये तो वैसे हो गया जैसे अमेरिका से T20 वर्ल्ड कप में हारने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने घर में टेस्ट सीरीज भी हार जाए और फिर ये कहे कि अब हमें वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी। अरे शर्म कर लो बेशर्मो थोड़ा सा, कब तक यूं जूते खाते रहोगे बे? मतलब जरा सोचो, आप लोग सुबह शाम दिन रात ये प्लान बनाते रहते हो कि कैसे अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना है, और आपका दुश्मन बिना आपके घर में घुसे आपको आपकी ही जेब के अंदर घुस के मार जाता है, और आप किसी को मुंह और कुछ भी दिखाने के लायक नहीं रहते। बाकी इजराइल के इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत ने भी हाल ही में पाकिस्तान और कनाडा में बैठे अपने दुश्मनों को क्या ऐसे ही किया है? क्या किया राहुल जी? खत्म। क्या लगता है आपको कि इजराइल जैसा देश अगर हमारा दोस्त है यानी भारत का दोस्त है तो क्या इससे पाकिस्तान की बिना कुछ कहे ही हालत खराब रहती है क्या? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसलिए प्लीज अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारा पॉडकास्ट भी जरूर देखिएगा। पिछला पॉडकास्ट रसराज जी महाराज के साथ हमने रिकॉर्ड किया, इससे पहले वाली वीडियो वही है, जाकर जरूर देखिए। हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो उनके हर एक भक्त तक इस पॉडकास्ट को भी जरूर पहुंचाएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय श्री राम।